आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री के बारे में। तो पहले नंबर हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो भी काफ़ी कम नहीं है, ब्रॉड ही है। लेकिन अब 30 नंबर जीएस में अगर हम देखें तो उसका वेटेज भी कुछ ना कुछ रहेगा। अमूमन 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन जिस तरह से देखा जाए उस तरह से उसके वेटेज रहने वाले हैं। अब अगर हम पूरे पैटर्न की बात करें तो भाई देखिए, एक चीज़ समझिए कि जो इंडियन का हिस्ट्री है, भारतीय इतिहास, उसमें 3 तरीके से भागों में बाँटा जाता है। 3 तरीके से भागों में बाँटा जाता है। तो उसमें पहला जो आता है आप लोगों का, ठीक है, वो ये रहता है जिसे प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एंशिएंट, मिडीवल और मॉडर्न। तो इसमें ये हम स्टार्ट नहीं करेंगे। अभी हम प्रेजेंट टाइम में हम लोग मध्यकालीन समझने वाले हैं और देखिए टू द पॉइंट समझेंगे जो हमारे लिए ज़रूरी है। अब आप 4 घंटे 5 घंटे किसी का वीडियो देखेंगे, परेशान होंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। नोट्स से मैं कम टाइम में आपके पूरे डिटेल क्लियर कर दूँगा जिस तरह से आप लोग समझेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसमें मध्यकालीन इतिहास के बारे में, तो मध्यकालीन इतिहास शुरू होता है 1206 से 1707 के आसपास शुरू होता है और उसी हिसाब से ये चीज़ें चलेंगी। 1206 में क्या होता है, दिल्ली सल्तनत का स्थापना होता है और 1707 में जो होता है औरंगज़ेब की मृत्यु। उसके बाद जो पढ़ना होगा हमें वो उत्तर मध्यकाल पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर हम इनको बाँट दें, अलग-अलग मध्यकालीन इतिहास को हम अगर बाँटना चाहें, तो मध्यकालीन इतिहास को हम बाँटें, तो उसमें हमें क्या मिलेगा कि पहला अगर 1206 से 1526 में इसे दिल्ली सल्तनत काल कहेंगे। 1526 से 1707 जो है मुगल काल रहेगा। अब देखिए, अगर आपको नंबर इधर-उधर लग रहा है या चीज़ें इधर, तो भाई अलग-अलग तरीके से अलग-अलग डिवाइड किया गया। 1707 से 1857 तक जो है उत्तर मुगल काल देखने के लिए मिलेगा और ये लास्ट जो है मुगल जो है रूलर्स जो हैं, यानी कि बहादुर शाह जो है तृतीय, इसके जो है बाद ही जो है आपका वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी, ठीक है। मतलब उत्तर जो है मुगल काल में ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। आगे हम बात करें जो है वो प्राचीन काल की बात करें या पूरा अगर हम चीज़ों को बाँट के देखें कुछ देर के लिए, ठीक है, किस तरह से बाँटा जा सकता है। तो उसमें आप देखेंगे तो आपका स्टोन एज शुरू होता है। प्राचीन काल कहाँ से कहाँ तक होता है, जिसमें स्टोन एज आता है, जिसे पाषाण काल कहेंगे। और ये हर्षवर्धन की मृत्यु यानी 1647 एडी में जब हर्षवर्धन की मृत्यु होती है, वहीं तक आपका प्राचीन काल होता है। फिर उसके बाद जो होता है वो राजपूत काल या पूर्व मध्यकाल शुरू होता है और ये चलता है 1206, जैसा अभी मैंने बताया, ठीक है। उसके बाद चलेगा मध्यकाल जो 1707 तक होगा। फिर होगा उत्तर मध्यकाल जो 1757 जिसमें प्लासी का युद्ध है। उसके बाद अंग्रेज आ जाएंगे। अंग्रेज जहाँ तक राज करेंगे, चीज़ें करेंगे, उसके हिसाब के बाद हम लोग आधुनिक काल यानी 1950 के बाद चीज़ें हम आगे देख लेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि जो भाई सल्तनत काल जो है, सल्तनत काल यानी कि मैंने बताया ही है कि 1206 से शुरू करने वाले हैं 1526। तो सल्तनत काल इसे कहा जाता है या तुर्क अफ़गान काल भी कहा जाता है। इसके अंदर अगर हम भागों में बाँटें तो ये कई भागों में बाँटे जा सकते हैं। जैसे इसी के अंदर ही आप लोग मुगल वंश पढ़ेंगे, खिलजी वंश पढ़ेंगे, तुगलक काल पढ़ेंगे, तुगलक वंश पढ़ेंगे, सैयद वंश पढ़ेंगे, लोदी वंश पढ़ेंगे। अब 2 ज़रूरी चीज़ क्या है कि भाई जो सैयद वंश होगा, इन्हें याद रखिए, एकमात्र जो है वो शिया वंश होता है, इसको याद रखेंगे आप लोग। लोदी वंश जो होते हैं वो अफ़गान होते हैं। लोदी वंश क्या होते हैं? अफ़गान होते हैं। सैयद वंश जो होते हैं वो जो आप लोगों को है शिया है। बाकी जो गुलाम वंश है, खिलजी वंश है और तुगलक वंश है, ये सभी सुन्नी होते हैं। शिया और सुन्नी आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। आगे हम देखें तो ये जो है हमारा गुलाम वंश आएगा। गुलाम वंश की बात करें अगर जो, तो 1506 से 1590 में देखने के लिए मिलेगा, जिसमें कुतुबी वंश या जो ऐबक वंश कहा जाता है, शमी वंश या इल्तुतमिश वंश कहा जाता है, बलबनी वंश कहते हैं या जिसे बलबन जो है देखने के लिए मिलेगा तो बलबन कहा जाता है, ठीक है। अब मैं पूरा डिटेल में आप लोगों को समझाने वाला हूँ, ठीक है। अगर हम बात करें सल्तनत काल की, ये जो सल्तनत काल होगा वो उसकी पृष्ठभूमि 3 तरीके से, एक सल्तनत काल का अर्थ, उसका स्थापना कैसे हुआ और तुर्क अफ़गान ये कैसे एंट्री लेते हैं, इसके बारे में समझेंगे। तो अगर हम सल्तनत काल की बात करें तो सल्तनत काल का जो अर्थ होता है वो इस्लाम का धार्मिक और राजनीतिक प्रधान होते हैं। उसी को खलीफा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब ये बात आएगी सर खलीफा क्या है, तो खलीफा का संपूर्ण साम्राज्य खलीफ अथवा जो है सल्तनत के जो है कहा जाता है, यानी उसका जो पूरा का पूरा साम्राज्य होगा, ठीक है, जो भी उसने बनाया है
उसे खलीफत कहेंगे या उसे सल्तनत कहते हैं। तो मतलब सल्तनत क्या है, ये मुझे लगता है आप समझ में आ रहा होगा। भाई देखिए, इस्लाम धर्म और इसकी राजनीतिक प्रधान जो है उसको खलीफा कहते हैं। खलीफा को जो संपूर्ण साम्राज्य खलीफ या उसी को सल्तनत कहते हैं। मुझे लगता है आप सल्तनत आप समझ गए होंगे, ठीक है। अगर हम सल्तनत की समझ गए हैं तो आगे हम देखें, जो सल्तनत होते हैं उसके जो शासक होते हैं उसे सुल्तान कहते थे, ठीक है। यानी सल्तनत के जो है शासक को सुल्तान कहते थे, इतना याद रखिएगा। ये जो बात मैं बता रहा हूँ ये सब एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं आपको ज़्यादा देर तक क्लास नहीं ले जाऊँगा, बस नॉर्मल क्लास में आपको ख़त्म करने का प्रयास करूँगा पूरा टॉपिक को, ठीक है। अगर हम बात करें सुल्तान की गद्दी पर बैठने से पूर्व खलीफा से अपने पद की मान्यता खिल्लत प्राप्त करते थे। मतलब अगर जो आप देखेंगे सुल्तान जो है वो गद्दी पर बैठने से पहले जो है खलीफा से अपने पद की जो मान्यता खिल्लत प्राप्त करता था, ठीक है। और जो खलीफा है को संकेत कर भेंट भेंट करते थे, ठीक है। तो याद रखिए ये चीज़ें, ठीक है। आगे हम बात करें, जैसा 1206 से 1526 तक के सभी वंशों ने खलीफा से अपने पद की मान्यता मान्यता की है। और अगर हम बात करें जो खिल्लत प्राप्त की थी, इसी कारण इस काल को सुल्तान जो है कहा जाता है। अब ये वर्ड अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, जो लिखने वाले हैं वो भी इसी तरीके से लिख सकते हैं, जिनका हिस्ट्री जो है वो सब्जेक्ट है हिस्ट्री, तो उसमें क्वेश्चन भी आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे वर्ड है स्थापना कैसे हुई थी, तो भाई स्थापना ऐसे हुई थी कि हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन 1606 से 1647 ईस्वी तक जो है शासन करता है। लगभग जो है ये 7वीं जो है शताब्दी के आसपास था। अगर 7th सेंचुरी की बात करें से 12th सेंचुरी की बात, तो उस समय का जो समय था वो राजपूत राजाओं का था, जिसमें राठौर आते हैं, चौहान आते हैं, परमार आएंगे, चालुक्य के राजा आएंगे, प्रतिहार आएंगे, तोमर वंश आता है। अब अगर हम जो 7th और 12th सेंचुरी की बात करें तो ये आपके पूर्व मध्यकाल के अंतर्गत आते हैं, जिसके अंदर राजपूत जो है वंश आते हैं, ठीक है। तो राजपूत वंश आते हैं तो ये कैसे होते हैं भाई, तो ये इनका ऐसा हुआ कि जो राजपूतों हैं में एकता का अभाव था। भाई इनका शासन पहले था, अब ये जो स्थापना जो है सल्तनत काल का, ये कैसे हुआ होगा उसका बेसिक चीज़ बताना कि आखिर क्या कमी थी कि उनकी स्थापना हुई। तो उनकी कमी का पहला कारण था कि राजपूतों में एकता का अभाव था। दूसरा ये था कि पुरानी जो है युद्ध नीति थी, नई युद्ध नीति से काम नहीं करना चाहते थे, कुछ नया सीखना नहीं चाहते थे। दूरदृष्टि का अभाव था। दूरदृष्टि का अभाव मतलब अगर ये किसी से झगड़ा भी कर लेते थे, तो अगर कोई झगड़ा हो गया बस उसको छोड़ के चलो ठीक है हो गया, अब हो गया और सीमा से बाहर कर दी, ये नहीं कि दूर तक खदे रहें, ऐसा नहीं किए। सैन्य प्रशिक्षण व अनुशासन का भी अभाव था। भाई समझ रहे हैं, सिस्टमेटिक चीज़ें नहीं थी, और हथियारों का तो अभाव था ही इनके पास, ठीक है। ये सभी कारण थी जिसकी स्थापना हो पाई सल्तनत काल की, ठीक है। ऐसे हम बात करें जो इन कमियों का फ़ायदा उठाकर जो गौर है, ठीक है, जैसे गौरी है नहीं, बहुत से गौरी, मोहम्मद गौरी यानी गौर प्रदेश के शासक शमसुद्दीन मोहम्मद गौरी ने 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय को पराजित करके राजपूत राजाओं की कमियों को उजागर कर दिया। जितने भी राजपूत राजाओं को अभी उन्होंने बताया उनकी कमियों को उजागर कर दिया और अपनी सत्ता जमा ली, ठीक है। अगर हम बात करें 1192 में, तो 1192 से लेकर 1206 के मध्य उत्तर भारत के अधिकार जो है राजाओं को जीता। जितने भी राजाएं थे, अब मैंने जितने भी बताए ऊपर, वो सभी को सभी उसने जीतना शुरू किया। इसके बाद इसका ही एक दास था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। उसने क्या किया, ने दिल्ली को जीता, ठीक है। अब 1192 में जो तराइन के जो सेकंड वार में जीतने के बाद मोहम्मद जो गौरी है भारतीय क्षेत्र का प्रशासक कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाकर वापस जो है गौर यानी अफगानिस्तान प्रदेश में चला जाता है। समझिए सिंपल, अपने दास को जो है गद्दी सौंप करके वो तराइन चला जाता, ठीक है, वो चला जाता है गौर, ठीक है। गौर वापस चला जाता है। गौर कहाँ रहता है, गौर है अफगानिस्तान का एक जगह, ठीक। अब जो गौरी है वो 1192 में फिर से भारत वापस आएगा। ये जो वर्ड लिखे जाए सब इम्पोर्टेंट है। 1192 में वो चंदावर के युद्ध में जो है गढ़वाल वंश के रूलर जो हैं जयचंद्र को पराजित करके वापस जो है गौर लौट जाता है। मतलब ये आता है फिर
ऐबक कहता होगा कि भाई ये समस्या है, तो ऐबक बताता होगा। अब जब ऐबक बताता होगा कि ये समस्या है तो ये फिर आता है। अब 1192 में इसने जो है चंदावर का युद्ध जो है गढ़वाल जो है वंश के जो है रूलर जयचंद के साथ किया, तो उसको भी हरा के फिर उसके बाद चला जाता है। ऐबक ने क्या किया, अब समझिएगा। ऐबक ने 1196 में, ठीक है, बयाना यानी ग्वालियर को जीता था। उसके बाद कुतुबुद्दीन, क्योंकि अब वो लगातार जीतता जा रहा है भाई। देखिए 1194 में जब इसको हरा देता है फिर वो चला जाता है। फिर कौन, ऐबक ही तो रह गया। तो ऐबक ने क्या किया, 1196 में बयान ग्वालियर को जीत लिया। फिर 1197 में उसने चालुक्यों की राजधानी जो है अनहिलवाड़ा इसको जीत लिया। इसके बाद 1200 में जो है बदायूं कन्नौज और मलवा को जीता। 1202 से 3 में जो है बख्तियार खिलजी से, ठीक है, बंगाल और बिहार को जीत लिया। मतलब ये लगातार जीतते चला जा रहा है। मुझे लगता है अब समझ में आ रहा होगा ऐबक को। जब ये जीत गया, अब देखिए 1205 में क्या होता है। 1205 में जो है अफगानिस्तान से अंदखुद का युद्ध होता है। अंदखुद का युद्ध हुआ। इसमें मोहम्मद गौरी जो है वो हार जाता है और इसमें जो है ख्वाजिम सम्राट जीत जाता है। अब भाई होता है तो उसमें जो है मोहम्मद गौरी हार जाएगा और ख्वाजिम जीत जाएगा। ईरान शाह था, वो ईरान का एक शाही था। इसमें एक बात याद रखिएगा, ठीक है, वो क्या है, वो ये है कि मोहम्मद गौरी जो है वो अफ़गानिस्तान में जो है ये जो है खुरासाना का प्रदेश जो है गौर के हाथ में से निकल जाता है। भाई गौर साम्राज्य के हाथ से जब ये हार जाएंगे तो अफ़गानिस्तान में जो है खुरासाना का जो साम्राज्य है वो उनसे हाथ से चला जाएगा। अब ख्वारिज जो साम्राज्य है वो जीते हुए हैं। तो जीतने के बाद होता क्या है, गौरी की हार के बाद गौरी के मृत्यु जो है का अफवाह उड़वा देता है कि भाई गौरी मर गई, गौरी मर गया, ठीक है। अब गौरी मर गया, उसका पूरा अफवाह उड़ा दिया गया। लेकिन अब इसका अफवाह उड़ाने से 1205 में जो पंजाब के खोखरो जन ने जो है विद्रोह कर दिया। खोखरो जनजाति एक है, खोखरो एक जनजाति है, उसने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया कि भाई गौरी अब मर गया, अब हमको दिक्कत नहीं है। अब सोचिए अफगान में ये हारा है, अफगानिस्तान में, ठीक है, खुरासाना प्रदेश में। अब ये हार गया मोहम्मद गौरी, और वहाँ किससे आया था, ख्वाजिम सम्राट से हारा था जो कि ईरान का शासक था, उससे ये हार गया। हारने के बाद अब ये भारत में खबर चल रही है कि भाई गौरी हार गया है या उसकी मृत्यु हो गई उसमें। अब इसलिए जो है पंजाब में 1205 ईस्वी में जो है खोखरो जो है उसने विद्रोह कर दिया। तो अब विद्रोह किया तो क्या हुआ, 1205 से 1206 में गौरी पंजाब के खोखरों के विद्रोह को समाप्त करने के लिए भारत फिर से आता है। अब ये अंतिम है और इसके बाद नहीं आ पाएगा। इस अभियान में ऐबक और इल्तुतमिश के भी साथ रहता है। मतलब अब इल्तुतमिश भी साथ है उसके पास और दूसरा चीज़ ऐबक भी है। अब ये क्या करता है देखो, तो गौरी जो है इल्तुतमिश की वीरता से प्रभावित होता है कि गौरी जो है इल्तुतमिश देखता है इल्तुतमिश बहुत वीर है, बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। तो गौरी ने ऐबक को इल्तुतमिश को, ठीक है, दायित्व से मुक्त कर देता है। ठीक है, इल्तुतमिश को दास्त क्योंकि दास्त प्रथा में था, तो दास्त प्रथा में जो है इल्तुतमिश को जो है गौरी जो है मुक्त कर देगा इस तरह से। ठीक है भाई, ऐबक जो है दास्त प्रथा में था तो उसको मुक्त कर देगा इन सबको। ठीक है, और मुक्त करने के बाद कहता है कि ऐबक ने दास्य मुक्त कर दिया है। ठीक है, तो ये भाई सिंपल लॉजिक समझिए। भाई गौरी जो है वो इल्तुतमिश कहता है कि अब भाई जो है ऐबक को जो है अब दास प्रथा से मुक्त कर दिए, तो वो कर देता है, बस इतना जानिए। ठीक है, अभी जब मुक्त कर देता है तो क्या होता है कि मार्च जो है 1206 में सैन्य शिविर में, ठीक है, नजाम के नमाज के वक्त एक खौखर की जो जनजाति पंजाब मैंने बताया है और पाकिस्तान में रहती है, उसमें से ने जो है गौरी को चाकू मारकर उसकी हत्या कर देते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है यहाँ तक समझ में आप लोगों को आ रहा होगा। बाकी ये चीज़ें तो मैंने आपको समझाई ही हैं कि पूरा हिस्ट्री वाला कंपाउंड। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कल से 1206 के बाद यानी 1207 से पढ़ेंगे कि क्या चीज़ें होने वाली हैं। मुझे लगता है 1206 तक आपको स्टोरी समझ में आई होगी। अगर स्टोरी समझ में आई है तो चैनल को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।